नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली बीज उत्पादन रोजगार एक अच्छा जरिया। नर्सरी व्यवसाय से अच्छा लाभ कमा रहे दंपति की कहानी। बिहार और झारखंड राज्य में मत्स्य पालन को लेकर काफी संभावनाएं हैं और पिछले कुछ दशकों से मत्स्य पालन ने खेती का रूप ले लिया है। मछली पालन से रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र के वैसे समुदाय जिनकी आजीविका खेती पर आधारित है, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप मछली पालन के तहत मछली बीज उत्पादन करें तो इससे आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में जानते हैं झारखंड सरकार के मत्स्य अनुदेशक प्रशांत कुमार दीपक से। मत्स्य बीज उत्पादन का जो कार्य है ये एक मौसमी कार्य है। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है और अब किसान भाई अपने अपने तालाबों में जहां उन पानी का संचयन हो चुका है वे अपने बीज उत्पादन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस हैचरी अधिष्ठापन के लिए, कार्प हैचरी अधिष्ठापन के लिए कम से कम 1 एकड़ या 1.5 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 2 संचयन तालाब होने चाहिए और 2 बीज उत्पादन हेतु नर्सरी तालाब की आवश्यकता होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं पीछे, इसमें एक ब्रीडिंग पूल होता है और 2 हैचिंग पूल होता है। ब्रीडिंग पूल में हम मछलियों को इंजेक्ट करके हम उसमें नर और मादा को छोड़ देते हैं। नर और मादा को सिंथेटिक हार्मोन के द्वारा उस प्रेरित प्रजनन की विधि द्वारा उनसे हम अंडे को निकालते हैं। उत्तम बीज की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु देश के मत्स्य वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरित प्रजनन विधि द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त करने के कृत्रिम साधन का आविष्कार किया, जिसे अपनाकर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन पर करपा मछलियां परिपक्वावस्था प्राप्त कर लेती हैं। प्रजनन की सफलता के लिए नर और मादा मछलियों को नवंबर या दिसंबर से ही प्रजनन तालाबों में पृथक पृथक रखा जाना चाहिए। प्रजनन के लिए वर्षा काल में तालाब में जाल चलाकर 2 से 4 किलो की परिपक्व मछलियां निकाल ली जाती हैं। नर मछली का पेक्टोरल फिन परिपक्वता प्राप्त करने पर भीतर की ओर खुरदुरा हो जाता है और मादा में चिकना हो जाता है। पहचान करने के उपरांत हम मछलियों को कंडीशनिंग हेतु 2 से 3 घंटे तक हम बहते पानी में रखते हैं, ताकि उसके जो पेट में से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उसके जो एक्सक्रीटा है, मल मूत्र सब निकल जाए, पेट खाली हो जाए। और फिर जो है संध्या बेला में हम इसको प्रजनन काम जो है वो प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे सिंथेटिक हार्मोन्स जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे गोनोप्रो हो गया, ओवाटाइड हो गया, ओवा प्रीम हो गया, ओवा एफएच हो गया, स्पॉन प्रो हो गया। बहुत सारी ऐसी जो सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं, जो दवाएं हैं, जो स्पॉन बनाने के लिए जो काम में आती है, वो मार्केट में अवेलेबल है। किसान बंधु किसी भी एक दवा का इसमें से उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः भारतीय मेजर कार्प मछलियों में मादा मछली को 2 सुइयां और नर को 1 सुई देने के बाद सफलता मिल जाती है। मादा को पहली सुई 2 से 3 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार देकर उसके 4 से 6 घंटे बाद दूसरी सुई 6 से 8 मिलीग्राम के हिसाब से दी जाती है।
मादा को दूसरी सुई लगाते समय नर मछलियों को भी 2 से 3 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार सुई देकर प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है। सुई लगाने के बाद एक मादा के साथ 2 नर कपड़े या नायलॉन के प्रजनन हापा में छोड़ दिए जाते हैं और हापा का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। सभी सेटों के लिए हापे लगभग आधा मीटर पानी में डूबे रहने चाहिए। जब अंडे ये पानी में निकलते हैं तो वो फूलकर साबूदाने के जैसे गोल हो जाते हैं और फिर इन अंडों को हम लोग छान कर अलग कर लेते हैं और फिर इसे हैचिंग पूल में डाल देते हैं। हैचिंग पूल में करीब ये 72 घंटे तक ये इसमें रखा जाता है और इसमें पानी का ऑक्सीजन का प्रभाव हमेशा सतत बना रहे, इसका ध्यान रखा जाता है। 72 घंटे के बाद ये जो स्पॉन है वो जिसको जीरा भी बोलते हैं वो किसान बंधु यहाँ ले जा सकते हैं और अपने तालाबों में संचयन कर सकते हैं। इसके लिए जो स्पॉन जो तालाबों में नर्सरी तालाबों में जो संचयन किया जाता है वो बहुत ही अच्छी विधि से तैयार किया हुआ नर्सरी तालाब में उसको संचयन करना पड़ता है। 3 दिन के उपरांत जो है इन्हें प्रति लाख 500 ग्राम की दर से सरसों खल्ली या बादाम खल्ली बहुत ही बेहतर होता है। बादाम खल्ली के साथ धान का कोढ़ा ये दोनों को फुला लिया जाता है। फुलाने के उपरांत इसे घोल बनाकर तालाबों में हम छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है करीब 25 से 28 दिन 1 महीने तक चलती है और 1 महीने पर जो है वो स्पॉन जो है बड़े होकर वो फ्राई के रूप में तैयार हो जाते हैं। 1 महीने के बाद किसान बंधु उसमें से वो बीज तैयार होने के उपरांत अपना बिक्री कर सकते हैं या फिर अन्य तालाबों में उसका संचयन कर सकते हैं। यही जो है मुख्य काम है मत्स्य बीज उत्पादन का, जो किसान बंधु इसे अपना सकते हैं। अगर कोई किसान बंधु अगर हैचरी संचालन करना चाहता है और स्पॉन उत्पादन करके अपने रोजगार को अपनाना चाहते हैं तो वैसे किसान बंधु के लिए हमारे पास मत्स्य विभाग के द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं, जिसमें से ST SC और महिला के लिए 60% अनुदान है और अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए 40% का अनुदान है। जो किसान बंधु जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है, अपने तालाब के मेड़ पर छोटे छोटे हैचरी बनाकर उसका स्पॉन का उत्पादन कर सकते हैं और अपने लोकली स्थानीय स्तर पर जो है स्पॉन का संचयन कर मत्स्य बीज उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यही पूरा प्रक्रिया है और विशेष जानकारी हो इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आइए, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा रांची में आइए और इसके लिए हमें अभी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण मुख्यतः फरवरी माह से प्रारंभ होकर ये जुलाई तक 15 जुलाई तक ये चलाए जाते हैं। तो किसान बंधु मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर ये काम जो है आप बखूबी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होगी जहां पर रंग बिरंगे फूल, शाक सब्जियों और फलों के साथ साथ कई प्रकार के पौधे मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और ऐसा ही कुछ कर रही हैं जिला रांची के हरही गांव में रहने वाली महिला किसान विनीता देवी, जिससे ये सालाना अच्छी आमदनी कमा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
जैसे भिंडी का भी नर्सरी होता है, करेला का होता है, बैगन होता है और नेनुआ। जब जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसे हम पौधा तैयार करते हैं, लतर का भी करते हैं। आज खेती के लिए जमीन कम होती जा रही है, जिस पर धान, गेहूं, मक्का, गन्ना जैसी फसलें लेकर एक सीमित आय ही ले पाएंगे। इसलिए कम एरिया से अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान खेती के नए नए तरीकों को अपनाते हैं, जिसमें आज किसान सफल भी हैं। ऐसे ही किसानों से प्रेरणा लेकर इन महिला किसान ने भी कुछ अलग किया है। ये सब्जियों सहित अन्य कई तरह के पौधे तैयार करती हैं। मिक्सचर हम तैयार करते हैं, 75% देते हैं कोकोपीट और 25% का केचुए खाद रहता है। उसमें साइपरमेथ्रिन का पाउडर रहता है, उसको मिला के और साइपरमेथ्रिन 20 से 25 ग्राम देते हैं पाउडर को और मिला देते हैं अच्छा तरह से। उसमें फिर ट्रे में उसी को फिर मिलाने के बाद भरते हैं और दाना डालते हैं। जैसे गोभी हुआ, मिर्च हुआ, बैगन हुआ, टमाटर, इसी तरह से जो भी सब्जी का रहता है बीज उसको हम डाल के और तैयार करते हैं। इसमें 1 महीना लगता है तैयारी में, पौधा पूरा तरह से तैयार हो जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा गोभी, मिर्च, बैंगन, टमाटर जैसी फसलों की पौधे तैयार करती हैं और ये पौधे प्रो ट्रे में तैयार करती हैं। इन पौधों को सही तापमान मिले इसके लिए पॉली हाउस में यह कार्य करती हैं, जहां पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं, जिनसे अच्छी फसल तैयार होती है। दवा का भी छिड़काव इसमें करते हैं। नीम का तेल छिड़काव करते हैं, पर लीटर में 2 ml का छिड़काव करते हैं, जैसे कि हमारे पौधा में बीमारी ना लगे। इस पॉली हाउस में हम मीटर भी लगाए हुए हैं। इसमें मीटर का रहता है टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहता है। तापमान अगर बढ़ जाती है तो हम इसमें साइड पर्दा भी का ध्यान रखते हैं। उतार चढ़ाव का जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसा हम ध्यान रखते हैं। हरा नेट भी है ऊपर में, उसे भी हटाते हैं, ढकते हैं। जैसा मौसम रहता है उसी हिसाब से हम करते हैं यहाँ पे देख रेख, ताकि टेम्परेचर का अच्छा से मेंटेन हो सके। पौध तैयार करने में कुछ बाधाएं भी आती हैं, जिसके लिए ये हमेशा तैयार रहती हैं। रोग कीटों की समस्या से फसल को बचाने के लिए बीज उपचार करके ही बुआई करती हैं। पौधों के उगने के बाद जरूरी दवाओं का छिड़काव करती हैं। पॉली हाउस का तापमान संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी उपायों को अपनाती हैं। और इस तरह से हम सालों भर की सब्जी का नर्सरी करते हैं और पर महीना 10,000 ट्रे बेचते हैं। इसके अलावे हम खेती भी करते हैं, खेती में भी अच्छे तरीके से करते हैं। इससे हम 10 लाख कमाते हैं, उसमें 4 लाख बचत होता है मेरा पूरा अच्छा तरीका से, और 6 लाख का खर्च जाता है। इस तरह से हम इसी से हम जीवन व्यतीत करते हैं और अच्छा मुनाफा मिलता है हमको। और अच्छा सालों भर से हम यही पौधा का बिक्री करते हैं, बिजनेस करते हैं और अच्छा जीवन चला रहे हैं। 2000 वर्ग मीटर एरिया पर पौध नर्सरी का काम कर रही हैं, जिससे प्रति माह 10,000 ट्रे की बिक्री करती हैं। यही नहीं, कटहल और परवल के पौधे भी तैयार करती हैं और फसलों का भी उत्पादन करती हैं, जिससे प्रति माह कुल मुनाफा लगभग 10 लाख रुपए होता है और 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस तरह शुद्ध आय के रूप में इन्हें प्रति माह 4 लाख रुपए की आय हो रही है। अच्छी प्रजातियों के अधिक फल देने वाले वृक्षों को देखकर किसान अक्सर ये सोचते हैं कि शायद ऐसे और पौधे हमारे पास होते तो बागवानी से अच्छा मुनाफा होता। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आप इन वृक्षों से नए पौधे ग्राफ्टिंग विधि द्वारा आसानी से तैयार कर सकते हैं।
तो आप कैसे तैयार करें नए पौधे, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किए। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है। उसको 15 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा 1 साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है कि अगर पॉली हाउस अवेलेबल है तो पॉली हाउस के अंदर हमको ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर की कंडीशन में। अगर उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जुलाई अगस्त में हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। वीनियर ग्राफ्टिंग में आम के नए पौधे तैयार करने के लिए चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू स्केटिया, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड वेज ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सी केचियर से कट कर देंगे, और ताकि इसमें न्यू शूट न्यू बड्स जो है निकलना स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के, और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रैप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है, उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे, और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। वीनियर ग्राफ्टिंग में 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूल वृंत, यानी वो पौधे जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या पौधे से काट कर लाते हैं, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं, फिर मात्र पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 माह पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको संकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद सांकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन के पट्टे से बांध देते हैं। करीब 1.5 माह बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगने लायक हो जाते हैं। जहाँ तक कि देखा जाए कि हम विनियर मेथड से भी इसका कर सकते हैं और हम इसमें इन सिटू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इन सिटू ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम जिस फील्ड में हमको प्लांटिंग करवाना है उस फील्ड में सबसे पहले हम एक फीट में 2 से 3 बीज बुआई कर देंगे और 1 साल के बाद फील्ड में ही हम इसका ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा बच जाएगा, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं कि
अगर पौधा मर जाता है तो हमको एक साइज का प्लांट ऑर्चर्ड में मिलना संभव नहीं है। इसीलिए सॉफ्टवुड वेज मेथड का ग्राफ्टिंग बहुत ही उचित है और ये हमको फायदेमंद भी रहेगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सिंचाई और किसी प्रकार के छिड़काव न करें और खड़ी फसलों व सब्जियों नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो सके। कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है, अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकास का उचित प्रबंध करें। इस मौसम में किसान ग्वार की बुआई कर सकते हैं। ग्वार की उन्नत किस्मों में पूसा 9 बहार, दुर्गा बहार की बुआई करें। मूली की उन्नत किस्मों में पूसा चेतकी की बुआई करें। लोबिया की उन्नत किस्मों में पूसा कोमल की बुआई करें। भिंडी की उन्नत किस्मों में पूसा A4 की बुआई करें। सेम की उन्नत किस्मों में पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 की बुआई करें। पालक की उन्नत किस्मों में पूसा भारती की बुआई करें। चौलाई की उन्नत किस्मों में पूसा लाल चौलाई, पूसा किरण आदि की बुआई करें। बुआई ऊंची मेड़ों पर करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। जल निकास का उचित प्रबंध करें। फसलों में कीटों की सुरक्षा के लिए किसान भाई प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। पशुओं को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूलगोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम शंभुआ, जिला समस्तीपुर के कृषक अवधेश कुमार ने। ये धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अवधेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरीफ के धान जैसे मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें।
कीटों के प्रकोप से निजात पाने के लिए जरूरी है कि कीटों की ठीक प्रकार से पहचान हो, उसके रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर धान की फसल में बरसात के दिनों में तमाम कई कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें से पहला प्रमुख कीट है तनाज छेदक कीट, जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तनाज छेदक कीट की सूड़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुंडी के पंख पीले होते हैं। इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती है, जिससे पिल्लू निकलकर पौधे की गोब में प्रवेश कर जाते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त और कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवाओं से उपचारित करें। इसके बाद ही बुआई करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर 5% वर्ग मीटर क्षेत्र में अधिक गोब मृत्यु होने पर रसायनों का प्रयोग करें। तनाज छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी रहना चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।